आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। आज जुमा है, कॉलर्स डे। सबसे पहले हम लेते हैं आसिम हमीद साहब की कॉल नॉर्वे से। जी आसिम साहब। कल वज़ारत ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्च किया था। मेरी नज़र में ये वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की बहुत सख्त तशरीह थी, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि GSP स्टेटस को, अपने GSP प्लस स्टेटस को बरकरार रखे। बहरहाल रियासत अपनी तरजीहात को अच्छी तरह जानती है सर, लेकिन इस सब में ज़्यादा हैरान कुन इस इशू पर सहाफ़ियों के जो एक जानिसार ब्रिगेड है उसका सोशल मीडिया पर रद्द अमल था सर जी। वैसे तो वहाँ पे ढेर सारे लोग बेनकाब हुए, लेकिन उनमें एक महिमा साहब भी थे जिन्होंने कहा कि केस के मेरिट को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल टूटने पर ज्यादा उनको तशवीश थी। मतलब ये कि सर अगर शहरियों के इंसानी हकूक काबिल दस्तरस्त हैं वो खैर है, लेकिन सफारती प्रोटोकॉल ना टूटें। एक दिन पहले यही साहब एक शो में पैनलिस्ट थे जहाँ पे रीमा उमर साहिबा ने गुफ्तगू की थी, तो रीमा साहिबा ने सिर्फ 6 मिनटों के अंदर उसूलों, अखलाकी जुर्रत और किरदार पे एक मास्टर क्लास दी थी। रीमा ने हमें याद दिलाया था कि उसूल का मतलब यह है कि अगर आपका दुश्मन ही हक पर हो तो आप में इतनी अखलाकी जुर्रत लाजमी होनी चाहिए कि उसकी तायीद कर सकें, क्योंकि यही असल किरदार की अक्कासी है। फिर उस दिन रीमा की बातें सुनकर बहुत सुकून मिला था, क्योंकि जहाँ पे उमर शीमा जैसी आवाजों का शोर है वहाँ कहीं ना कहीं रीमा जैसी आवाज भी मौजूद है और आप जैसे 3 लोगों की आवाज भी मौजूद है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने फोन किया था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू आसिम साहब। वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि नॉर्वे में कहाँ रहते हैं ये? नहीं, ये अगली बार इंशाल्लाह। ये नॉर्वे में छाए में है हर जगह रहते हैं। बहरहाल थैंक यू। प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी गुफ्तगू से हुआ है। राहिल अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी जरार भाई, अगर बीच में खांसी आ जाए सॉरी, क्योंकि काफी फ्लू है उसमें बुरी तरह लपेट में आया हुआ हूँ, तो वो तो आपको जी वो हम सब इससे गुजरे हैं पिछले दो हफ्तों में। हाँ, वो खत्म भी नहीं होता। अच्छा, मैं बात करूंगा, जाहिर है कल का जो हॉट टॉपिक था फैज हमीद की 14 साल की सजा। देखिए ये 2016 से शुरू होता है जब राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती, वो डॉन लीग्स का ड्रामा करते हैं। फिर 2017 में ये सारा एक, मैं मियाँ साहब को सपोर्टर नहीं हूँ, पर एक चलती हुई पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाती हुई इन्होंने डुबोई थी। देखिए फैज हमीद साहब तो अपने कैफर किरदार तक पहुंच गए, पर इनके साथ जो थे कमर बाजवा साहब वो भी थे। जाहिर है वो आर्मी चीफ थे, उनकी मर्जी के बगैर तो ये कुछ नहीं कर सकते थे ना। जूनियर थे उनसे, उनके आर्मी में ये सर होता है, ये अपने तौर पे ठीक है उन्होंने कुछ काम किए होंगे, पर ये कि क्या कमर जावेद बाजवा साहब का भी ट्रायल होगा। दूसरा वो जो बाबा रहमत बन के फिरते थे जिन्होंने हमारी जुडिशरी की इंतहाई दर्जे की रेड मारी थी, और उनके बारे में क्या क्या करते थे आपको भी पता है कि डैम फंड हो जाए कि किसी की किस तरह अदालत में बुला के तस्दीक करते थे। ये ट्राइकोला था जो मिला हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ भी कर सकते थे अपने ओपोनेंट को किया, TLP बनाई, सारा कुछ किया। तो मेरा बेसिकली आज का सवाल ये कि जी एक को तो सजा हुई है, बाकी 2 को क्या छोड़ दिया जाएगा या उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा? शुक्रिया जी। अल्लाह बेहतर जानता है जी। बिल्कुल बात सच है, लेकिन कुछ हद तक फैसल वाउडा को भी सुनना चाहिए ऐसे इन मौक़ों पर, क्योंकि वो काफ़ी हल्कों की तर्जुमानी हो जाती है इस तरह। तो पिछले रोज़ मेरा ख्याल है कि शाहज़ेब खान ज़ादा के शो पर उनसे भी बिल्कुल यही सवाल पूछा गया था कमो पेश कि जनरल फैज़ का तो हुआ है सो हुआ है, बाजवा का इसमें क्या किरदार है। तो जवाब कुछ यूँ था कि अगर बाजवा का कोई जुर्म है तो वो है इनकॉम्पिटेंस, नाअहली, कि उसने इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। अब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मुझे ये भी याद नहीं एग्जैक्टली कि शाहज़ेब खानज़ादा का शो क्या था, कमो पेश ये बात हुई है। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि बात सिर्फ जनरल फैज़ की है। मुश्किल है मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक जनरल नाल ठंड नहीं पाई, मेरा ख्याल है पढ़ पे जानी चाहिए जी। मोहम्मद अकील हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर जी, जैसे आशर भाई ने अभी कहा, इसी मौजू को ले चलते हैं। पाकिस्तान में सजाएं तो बहुत से लोगों को हुई हैं। हमारे को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनको भी सजा हुई थी, ठीक है। उनके बाद सजा के बाद उनको जब पाकिस्तान से शिफ्ट किया गया, फिर पाकिस्तान लाया बाइज्जत तरीके से, उनका बायोमेट्रिक कराया गया, सब कुछ कराया, तमाम वकील एयरपोर्ट पे पहुंचे। ये एक अच्छा इकदाम पाकिस्तान को दिखाया, पर इंसाफ ऐसा होता है। अगर इसी तरीके का इंसाफ ये अगर इनका भी होगा कि बाद में भी इनको भी इस तरीके से माफ कर दिया जाएगा या इनकी गलतियां कोताहियां माफ कर दी जाएंगी,
इससे पहले अगर हम देखें तो नवाज शरीफ के दौर में एक आर्मी चीफ के साथ एक वाकया हुआ था, उनको जहाज के अंदर, उसकी भी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, उसका भी कोई फैसला नहीं। पाकिस्तान में सब फैसले तो होते हैं, रिजल्ट भी आते हैं, मगर आउटपुट उनका 0 सन्नाटा आता है। अब अगर हम देखें डॉक्टर कदीर थे, डॉक्टर कदीर कितनी रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान में शख्सियत है, आखिर में उनका क्या हुआ, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सर हमारे मुल्क में इंसाफ अगर ऐसा ही होगा या बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तो ये सियासतदानों का भी, जब आपने इतने बड़े शख्स पे हाथ डाले, ये सियासतदान सबको पता है कौन क्या करप्शन कर रहा है, IMF रिपोर्ट्स भी दे रही है, तो सर इनके साथ प्रॉपर एक सबके साथ न्यूट्रल होकर करें इंसाफ, तो सर मुल्क में भी हो सकता है, तो ये यूथ ऑटोमेटिकली पूरी फौज के साथ खड़ी हो जाएगी सर। ठीक तो ठीक। मोहम्मद आरिफ कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत से जनाब? तीनों आप बहुत माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं अवाम की, मजलूम अवाम है हम कराची के। अच्छा, मेरा एक बड़े थोड़ा सा कॉल 2-3 मिनट मुझे दीजिएगा। बिल्डर के हवाले से मैंने जो बात करनी है कि एक आदमी मिडिल क्लास होता है, ठीक है ना, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो अब जमा करके कोई फ्लैट बुक करवाता है कमर्शियल बिल्डिंग में जी, ठीक है ना, कोई बहुत बड़े बिल्डर होते हैं। अब ये बिल्डर जो है ना पूरा चेन माफिया है पूरी ना, बिल्कुल है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के नाम पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये लोग पैसे ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये फ्लैट वगैरह देख के सबलीज नहीं कराते ना, ये सबलीज नहीं कराते। अच्छा, अब इनके बिल्डिंग कंट्रोल का अथॉरिटी जो है वो भी हमारा करप्शन का अड्डा है बहुत बड़ा, तो उनसे मामला खराब हो जाते हैं। बिल्डिंग पहले बनती है नक्शे के हिसाब से, जो नक्शा उसका पास होता है उसके हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनाते ना। तो भाई आप जो बनने को देते हैं उसको, आप जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है, उसकी रिहाइश में से रिहाइश हो जाती है, तो फिर उसमें जो है कब्जा लोग आवाम आ जाती है अपने फ्लैटों में। अब ये कहते हैं जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आओ। अब बिल्डर जो है ना उससे मांगते हैं लोग 4-5 करोड़ रुपए, कंप्लीशन देते नहीं ये लोग ना, ठीक है ना। अब ये है कि बिल्डिंग सबलीज नहीं होती, फिर बिल्डर का फायदा होता है उसमें, आवाम रुलझी रहती है। जब कोई फ्लैट या कोई मकान या विला को बिकता है ना, तो बिल्डर ट्रांसफर के नाम पे 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं उनसे, यानी गवर्नमेंट को उसको नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि जी जब तक कंप्लीशन बिल्डिंग का नहीं होगा तो हम सबलीज नहीं देंगे। भाई तो अब इसमें बेचारा वो कहाँ जाएगा आवाम, वो बिल्डर से लड़ने से रहा। बिल्डर बड़ा ताकतवर लोग हैं, बहुत एलीट क्लास है वो, और जो आदमी पहले ही अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके एक फ्लैट एक मकान लेता है, अब वो रुलता रहता है, उसको बेच नहीं पाता, वो बिल्डर का मोहताज हो जाता है ना बेचने के। इसको ऐसा ही है। थोड़ी सी किसके पास जाके शिकायत करें, यहाँ सारे इदारों के पास जाओ, वो कहते हैं जी फलाना है, बैन है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए आप तो एक फाइल के लिए जो है ना, एक आदमी, हर आदमी के जो है ना वो उसको चाहिए पैसे, यानी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ UNO जाए, अमेरिका के पास जाए, कहाँ जाए ये इदारों के लिए? सबलीज के लिए आदमी रुकता रहता है। बिल्डर जनाब खूब पैसे कमा रहे हैं ना, सबलीज नहीं करते, वो बिल्डर चलता रहता सालों। हाँ, आपका बुनियादी सवाल मोहम्मद आरिफ का वही है जो इनकी तरह लाखों लोगों का है कि बंदा जाए तो कहाँ जाए, बात करें तो किससे करें। जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में बात करें, वो बिल्डर्स के बारे में बात करें, मैं तस्दीक के साथ कह सकता हूँ ये 100% बात सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे पास इनके सवाल का जवाब नहीं है। आई डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जो जी शाह से नहीं, मुझे तो हैरत ये हुई, अभी चंद दिनों पहले कोई एक सर्वे आया करप्शन पे, और उसमें पता नहीं लोगों ने कहा था कि जी के करप्शन बहुत कम हो गई है। पता नहीं किसने किया सर्वे, किससे बात हुई थी। आपने अभी IMF की भी रिपोर्ट आपने देखी होगी, आज भी बल्कि खबर लगी हुई है कि हमारे यहाँ जो करप्शन के हवाले से जो कुछ होता रहा है, अब वो इस लेवल पे आ गया है कि हमारा जो सबसे बड़ा लेंडर है वो भी कह रहा है कि जी के मामला अपने सही करें वरना आपका ये नहीं चल सकेगा। और अब आज की खबर मैं ये देख रहा था कि उन्होंने, वैसे तो वो कंडीशंस लगाते थे और कई सारी कंडीशंस ऐसी भी होती थी जिसमें हमारे अवाम पे ज़्यादा बोझ पड़ता था, लेकिन अब वो करप्शन को भी इसमें नथी कर रहे हैं कि अनलेस आप ट्रांसपेरेंसी लाएँ, डिजिटाइजेशन करें, आप मामला को ठीक करें, इस तरह तो नहीं चल सकता, नहीं चलेगा ना। और देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं ना आप। अच्छा देखिए, इसमें मुझे हमेशा एक एतराज़ रहा है। अच्छा, एक तो जिस तरह ये रिपोर्ट की जाती है और फिर जिस तरह इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि लोग अक्सर केस को देखते हैं, वो कहते हैं वो करप्शन बढ़ गई।
इट इज नॉट अ मेजर ऑफ करप्शन। करप्शन को आप वैसे भी कैसे मेजर करोगे? कोई क्वांटिफाइबल चीज कर सकते हैं आप? नहीं, ये है करप्शन परसेप्शन का इंडेक्स कि क्या लोगों का ख्याल है कि करप्शन है या नहीं है। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स एक बड़ी खूबसूरत किस्म का शोबा है। वो कहते हैं ना, देयर आर लाइज, देयर आर डैम लाइज एंड देन देयर आर स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक दिन 10 लोग मेरे से रिश्वत मांगे, अगले दिन सिर्फ 8 लोग मेरे से रिश्वत मांगे, तो उसमें होगा 20% रिडक्शन इन करप्शन। तो देखो ये जो स्टैट्स है ना यार, मैंने आई स्वेयर, जब वो अनफेवरेबल भी होते हैं, जब वो फेवरेबल भी होते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात है कि यार 25 करोड़ 26 करोड़ के अवाम के मुल्क में आपके अगर 2000 लोगों का सैंपल लोगो, इज दैट रिप्रेजेंटेटिव? कहाँ मैं 2000 लोगों से बात कर लूं? कितने लोगों का सैंपल? लेकिन आई मीन पॉइंट इज कि आई डोंट लाइक दिस सर्विस टू बिगिन विद। हाँ जी, तो हमारे प्रोग्राम में जो लोग आके बताते हैं, ये हमारा अपना, आपका, मेरा, हमारा भी वास्ता जाता है, कभी जाना पड़ जाता है, पूरी होती है, तो वहां पे तो हमने देखा है कि हालात बद से बदतर होते गए। बेशक पहले शायद लोग डर के लेते थे, अब वो कहते हैं राइट है, ये जो है देना है, ये स्पीड मनी है, ये आपने करना है, वरना आप धक्के खाते रहें। बिल्कुल। तो आप और हम तो जो चलो फिर भी कभी इधर उधर से फोन करा लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो खसीस कामों के लिए ऐसा ही है। कितना तो ये जो कॉल आई, ये मैं बिल्कुल इनकी जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ। नहीं बिल्कुल 100%। जी, रजा अब्बास हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम सर, खैरियत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। और साहब मुझे मेरी तरफ से आपकी तमाम टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कोयटा से तकरीबन 6 साल से आपका साइलेंट फिल्म काफी 5-6 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। शुक्रिया। और कॉल करने की आज मुझे फुर्सत मिली है। जरा ये आपके प्रोग्राम में जब से इमरान खान वाला किस्सा शुरू हुआ है, हमें तो बिल्कुल इंतजार रहता है आपके प्रोग्राम देखने का, मगर अभी जिस चैनल पे देख रहे हैं सिर्फ यही रौला चल रहा है, मगर आपका प्रोग्राम भी अभी हम लोगों को उस तरह मजा नहीं आ रहा है जो आप पहले प्रोग्राम करते थे। बस लिहाजा आपसे एक गुजारिश है, आप अपना प्रोग्राम पहले की तरह कर दे। हम लोग एक घंटे टाइम निकाल के सिर्फ आपका प्रोग्राम ही देखते रहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक, कोशिश करेंगे। समझा नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या? हाँ, ये वैसे ये शाहजेब का एक सवाल है आपसे राजा साहब। मैं समझना चाह रहा था, आपने जो फीडबैक दिया वो हम उसके एहतराम करते हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं आपके? वो फोन बंद हो गया है शाहजेब। अच्छा, अब आप ध्यान समझिए तो मुझे बता दें यार। हाँ चलें नेक्स्ट। राजा साहब अगर आप सुन रहे हैं तो अगली बार प्लीज कॉल करके बताएं कि मतलब पुराने में क्या था जो आपको कह रहे हैं पहले वाला मजा नहीं आ रहा है, मुझसे तो पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना। अच्छा ओके, चलो ठीक, इस बात पे ब्रेक ही ले सकते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ज़रा हटके में 4 दिन हम बोलते हैं, जुमे का दिन आपका होता है, आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। मुबीनुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं अभी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक छोटी सी वजाहत चाहिए थी कि कुछ अरसे पहले एक ये यहाँ से बात आई थी कि जमात इस्लामी ने 1971 के इलेक्शन के सीटों से वही फैजियाब हासिल किया था। अच्छा, इस सिलसिले में काफी कुछ पर्सनली लोगों से भी बात हुई थी, कुछ मुदाहिर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, और ये उन्होंने कुछ गलत मतलब कुछ कंफ्यूजन के तौर पे किया, गलत बयानी तो नहीं की। उसके बाद फिर मैंने देखा जमात इस्लामी के लाहौर से उनके कोई रहनुमा थे, उन्होंने इसकी वजाहत ये की कि जी हमने तो इलेक्शन लड़ा था जो सीटों पे खाली हो गया था, जिसमें से हमें 3 सीटें मिली थी। तो हो सके तो वसतुल्लाह खान साहब इसकी वजाहत कर दें कि इसकी पूरी क्या चीज थी। दूसरी बात है, फिर उसके बाद आपने देखा कि अभी आपने 2 सेब और 1 सेंटर साहिर का किया कि एक जज के हिसाब से चोरी हो गई, उसकी FIR कटी है। मुझे हंसी आई, मैं पाकिस्तान से बाहर था, एक मूवी देख रहा था इंडिया की, जिसमें 2 खटल पेड़ से चोरी हो गए थे, लेकिन वो लोकसभा का मेंबर था और पूरा IG वगैरह सब आए हुए थे। तो क्या इत्तेफाक है कि जो लोग सोच रहे होते हैं वो प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो इस सिलसिले में जरा सा अगर ये जमात इस्लामी वाली बात बताए तो कुछ अच्छी वजाहत हो जाएगी। अच्छा, वो जो फिल्म वाली बात है ना, उसमें अक्सर कहते हैं आर्ट इमिटेट्स लाइफ। जी हाँ मुबीन भाई, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो 1970 के इलेक्शन हुए थे उसमें अवामी लीग ने 162 सीटें ली थी
और वेस्ट पाकिस्तान था उस ज़माने में, वहाँ पीपल्स पार्टी ने 80 सीटें ली थी और जमात इस्लामी को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से शायद 4 सीटें मिली थी। ये तो हो गई 1970 की बात। फिर 25 मार्च 1971 को फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो गया, अवामी लीग बैन हो गई और फिर अगस्त तक उन्होंने काउंट करके बताया कि अवामी लीग की जो 72 सीटें हैं 162 में से वो खाली हैं, उन पे ज़िमनी इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि अवामी लीग तो मुल्क दुश्मन जमात है और उसके तो जो MNAs थे वो भाग चुके हैं, तो अब क्या करें, असम्बली तो पूरी करनी है। तो रिपोर्ट ये गई कि लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है मशरक़ी पाकिस्तान में कि पोलिंग मुमकिन नहीं है, लेकिन सीटें तो भरनी थी। तो फिर एक इजलास हुआ राव फरमान अली, मेजर जनरल राव फरमान अली के ऑफिस में कैंटोनमेंट में, और उसमें जितनी भी पार्टियां थी ईस्ट पाकिस्तान में उन सब के नुमाइंदों को बुलाया गया और उन्होंने कहा जी 72 सीटें हैं। तो 72 सीटें वहाँ पता नहीं किस फार्मूले के थे, लेकिन बहरहाल तकसीम कर दी गई। अच्छा, अब ये हिस्ट्री में क्यों नहीं है? हिस्ट्री में इसलिए नहीं है ये वाक़या कि उसके बाद अक्टूबर फिर असम्बली का इजलास ही नहीं हुआ, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। फिर जो नई असम्बली थी, जो भी बचे खुचे थे वेस्ट पाकिस्तान के, उन्हीं की बुनियाद पे वो असम्बली बनी और फिर उसी ने 73 का आइन बनाया। तो ये जो बंटवारा हुआ था अवामी लीग का, तो मुल्क ही बांग्लादेश ही बन गया, तो फिर अवामी लीग भी ख़त्म हो गई। तो उसकी जो सीटें थी जो बांटी गई थी वो फॉर्मलाइज होने से पहले वो भी ख़त्म हो गई। तो इसलिए ये बतौर वाक़या तो तारीख़ में ज़िंदा रह गया। लेकिन अगर आप इसको ये तलाश करें कि साहब वो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में इसका नाम है या ये है कि जो पार्लियामेंट बनी उसमें ये सीटें होनी चाहिए थी, तो ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा ये। लेकिन ये वाक़या हुआ था सितंबर 1971 में। थैंक यू। हसन अली हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगा और उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के प्रोग्राम के हवाले से ही है कि जो है ना बेसिक 3 क्वेश्चन है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहला आप लोगों के प्रोग्राम के हवाले से ये है कि जो कॉलर उसको लेना फ्राइडे को या किसी एक दिन, ये वाला आइडिया बहुत पुराना आइडिया था और ऑब्सोलीट हो गया था, बट आप लोगों ने जिस हुस्न से इसको दोबारा जो है ना रीलॉन्च किया है, दैट्स अप्रिशिएबल। बट ये आप तीनों में से किसी का आइडिया था या आपकी प्रोडक्शन टीम का? दैट्स नंबर 1। सेकेंडली, जो हमने आजकल देखा कि जो तारीख पे तारीख है वो पुरानी हो गई है, नई चीजें आई है, तरमीम पे तरमीम। अच्छा, तो एज अ पाकिस्तानी आम आवाम के तौर पे तो मेरे तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरी लाइफ को ये क्या इम्पैक्ट करता है नहीं करता है, मेरी अकल थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम वंस एंड फॉर इसको डिसाइड क्यों नहीं कर लेते, भले बादशाहत ही शुरू हो जाए लेकिन एक सर्टेनिटी आ जाए बिजनेस में, इकॉनमी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, पोवर्टी में। दैट्स नंबर 2। एंड लास्ट सर, उसके अलावा हमारी सियासी और मजहबी बहसों में पाकिस्तान में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, कि हम सियासत के अंदर जो है ना एक बहुत अपनी मुखालिफ के लिए गद्दार और मजहबी बहस में काफिर डिक्लेयर करने में बिल्कुल इज्तनाब नहीं बरतते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्लीज तबसरा कीजिए। बहुत खूब हसन अली साहब, आई लाइक हिम मैन, इसकी सोच मिलती है। पहला सवाल ये है कि यस थैंक यू, मेरा आइडिया था। सेकंड, आई लाइक इट, तरमीम पर तरमीम, और मैं तो हमेशा बादशाह के हक में रहा हूँ। यू नो, एक रॉयल फैमिली होनी चाहिए, उसकी तस्वीर आप अपने घर में रखें, हर साल एक परेड हो, आप जाएं, शाह से ज़्यादा वफादार होने का मौका मिलता है आपको। आई लाइक इट, मुझे पूरी वो जो ट्रैपिंग्स, यू नो, दरबार और सब कुछ बहुत पसंद है मुझे, यू नो, हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स वगैरह। और आखिरी बात मेरा ख्याल है कि इस पर मजीद तो उन्होंने मुकम्मल तबसरा कर दिया और बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। फरीद तैयब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, जरा सी बेरब्त हो गए वो असल में, क्योंकि नंबर आपका जरा जल्दी मिल गया आज फौरन। तो चंद सवालात हैं, उनके जवाब आप दीजिएगा, बाद में दीजिएगा या किसी प्रोग्राम में कवर कर लीजिएगा। आइन मुकद्दस है इतनी तरामीम के बाद, ये क्यों होता है? फिर धरती माँ है हमारे यहाँ, और बाप के दर्जे को इस कदर इस हफ्ते के अंदर में हमने खराब किया है, तो फादर्स डे तो बनाना बंद कर दें। ओके, क्या ख्याल है आप लोगों का? चलें अगला बताएं। तीसरे पे
तीसरे के बाद जनाब क्या बताएं अब, ठीक है, क्या करें? ठीक ठीक नहीं, आपने 3 सवाल कहे थे ना? हाँ, तीसरा सोचने दें, वो सोच के बता देंगे। अच्छा, सही है। बहरहाल थैंक यू सो मच फरीद तैयब साहब जी। आइन ज़ाहिर है मुक़द्दस है, भले उसमें कितनी भी तरमीम हो जाए, जब तक उसे आइन कहा जा रहा है तो है, उसका कुछ किया नहीं जा सकते। एक वक्फा ले लें। मोहम्मद वक़ार हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आज मेरा लकी डे है। अच्छा, आपकी कॉल मिल गई। चले, ग्रेट यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूआत तो बहुत सारे हैं और माशाल्लाह से अभी तक जिन लोगों ने भी जिस मौजू पे बात की है, मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम लोगों ने सही बात की है। मैं मतलब प्रोग्राम आपका बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता। सीधी सी बात है, मैं ओवरसीज हूँ और जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मैं जरूर आपका प्रोग्राम कहाँ होते हैं आप? से देखता हूँ। मैं जनाब यूएई में होता हूँ। यूएई में होता है, ठीक है। जी जी। 2-3 बातें हैं सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मैंने तकरीबन 10 मिनट इंतजार किया। सर बोलिए सर, आप अपना ही वक्त जाया कर रहे हैं। जी जी। तो पहली बात तो ये सर, मौजूदा हुकूमत और इससे पहले भी हुकूमतों में से किसी ने भी ओवरसीज के लिए कोई भी पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लिया है। इस सिलसिले में ओवरसीज की वजारत भी है, लेकिन उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ हमें इल्म नहीं इसके बारे में। हम जब भी नई दफा आते हैं, हमें एयरपोर्ट पे और आते हुए और जाते हुए एक नई मुश्किल का या एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। सही। तो ये इन लोगों से गुजारिश है कि भाई कुछ ख्याल करें। IMF पे इतने नखरे उठाते हैं, हमारे नखरे नहीं उठाएं, कम से कम हमें इज्जत तो देना कम से कम। वाह, ठीक। अच्छा, दूसरी बात सर ये कि पाकिस्तान के अंदर जी सर, आई एम सॉरी। नहीं, फरमाइए प्लीज। जी। दूसरी बात है ये, यहाँ पे आके मैं आप लोगों की ये आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से एक वाहिद प्रोग्राम है जिसमें कि शायद आवाम को मौका दिया जाता है कि वो अपनी कोई बात कर लें। वरना जितने भी टॉक शोज हैं, चैनल्स हैं, इनके पास सुबह पता नहीं किस वक्त ऊपर होता है, रात को सारे इनके पास एक ही टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। पाकिस्तान के आवाम का कोई मसला नहीं है, सारे मसाइल हल हो चुके हैं। पाकिस्तान के गरीब के पास कोई मसला नहीं है, उसके भी सारे मसाइल हल हो गए हैं। पाकिस्तान के तालिब इल्मों का कोई मसला नहीं, उनके भी सारे सबके मसाइल हल हो चुके हैं। सिर्फ जिसके ऊपर 24 आवर हर टॉक शो के अंदर बात हो रही होती है। इन्होंने इसके टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करके करके लोगों को जो ना नफसियाती मरीज बना दिया है। ठीक है, सही बात है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं एक चीज़ है ना, एक चीज़ है छोटी सी कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि सियासत बिकती है तो चैनल समझा जाता उस पे लगे रहते हैं। ठीक है ना। अब ये आप किसी भी आप एडिटर से उनसे बात करेंगे ना तो बोलेंगे कि यार एक तो ठीक है वो आसान काम है, इसने उसको ये कहा, उसने उसको सुना दी, ये हो गया। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर है कि एट द एंड ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो आपने कवर करना है। मेरा ख्याल है मैं इस बात से भी आपकी इख्तलाफ करूँगा कि बिल्कुल कवर नहीं होता। मेरा ख्याल है कि दिन भर में जो होते हैं पब्लिक के इश्यूज वो भी चल रहे होते हैं, उतना डेप्थ में कवर नहीं होते जितना होना चाहिए। उस पर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती, एजुकेशन के बजट हवाले से, हेल्थ के हवाले से सतही तौर पे होती हैं। कहीं मुजाहरा हो रहा है तो वो कवर हो जाता है। बाकी टाइम हम गैर ज़रूरी तौर पे सियासत पे लगाते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये भी आता है कि भाई लोग देखना यही चाहते हैं, है ना। तो आपकी शिकायत कुछ हद तक सही भी है, हमारे अपने मीडिया का भी है, गड़बड़ घोटाला है और हम उतना नहीं कर पाते जितना हम करना चाहते हैं। ज़रा अक्सर हमारे अपने प्रोग्राम में कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आए हैं हेल्थ के, टेक्नोलॉजी के, लेकिन इस मुल्क में धमा चौकड़ी इतनी चल रही है यार। आई नो, इस्लामाबाद में धरना हो गया, ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हो गया, आर्मी चीफ ने ये कह दिया, तो हम खुद कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि यार इसको हम इस पर करें ना करें बात। तो फिर कॉलर कहते हैं कि जी आपने असल इश्यूज को अवॉइड कर रहे हैं और आप इन पे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हमारी भी मुश्किल आते हैं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हम कैसे नेविगेट करते हैं उसको। ठीक है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जो मोहम्मद वकार साहब ने कॉल की थी ना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई ख्याल नहीं रखता, तो सर हम अंडरसीज का कौन सा कोई ख्याल रखता है, राइट। एनीवे, बहरहाल शाहनवाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कॉल लग गई बहुत अरसे बाद। लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। हाँ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी सर, आपका टाइम खा लिया। 1 मिनट भी बहुत है, कोई मसला नहीं। बोले। आप तीनों माशाल्लाह से। ज़रार भाई, मुझे तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है जिस तरह से आपने जो है ना फ़लस्तीन पे
आपने जो कवरेज की है गजा पे, थैंक यू सर, आपको सैल्यूट सर। और शाहजेब साहब ने अभी कल्चर डे पे जो अपना मैसेज दिया है, यकीन करें बिल्कुल हमारे दिल की तर्जुमानी की है। और वसत साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, वो तो खैर टीचर हैं सबके, और जिस तरह से वो मखमल में लपेट के देते हैं तो यकीन करें मजा आ जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों एक उल्मा से जो है ना अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जनरल साहब की, तो मुझे MMA याद आ गई तो कुछ इस तरह की ही रविश होती है, सब इस्लामी टच सभी देते हैं। और जो है मुझे बहुत बहुत आप लोगों को जो काविशें हैं, आप यकीन करें आप लोग जिस तरह से तर्जुमानी करते हैं, और मैं तो यहाँ पे जो हम कराची में खैर बहुत सी चीज़ें सफ़र भी कर रहे हैं, मगर हमें अंदाज़ा है सारे ही लोग इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, और हर एक की कोशिश यही है कि यहाँ हर चीज़ बेहतर हो। जिस तरह से आप लोग भी कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश यही होती है और दुआ होती है। और यकीन करें जो इस तरह की कोशिश करता है, हम बज़ाहिर कुछ हमारी आवाज़ कहीं नहीं जा रही होती, आज जैसे कॉल लग गई, वरना ये हमारी जो है ना सब जगह डिस्कस यही होती है कि ये जो कोशिशें कर रहे हैं इनको कम से कम अप्रिशिएट करें और यकीन करें हाईलाइट करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, एंड व्हाट अ लवली कॉल टू एंड द शो ऑन। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बस और टाइम भी ख़त्म है अब, तो सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।